हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं जो है बात करने वाला हूं जो लाइब्रेरी साइंस का, बिहार लाइब्रेरियन का और जो है अदर लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये हम महामैराथन क्लास जो चला रहे हैं इसका ये जो है लेक्चर 4 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 150 तक जो है हम स्टार्टिंग के 4 जो है ये लेक्चर 5 होगा आई थिंक। तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चलिए आगे शुरू करते हैं। और अगर आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह रिलेटेड हैं, आप स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, KVS, NVS, DS, SP ये सब के लिए, तो आप हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 151, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जॉन मैकफार्लेन। तो अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाते हैं कि और भी अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो जॉन मैकफार्लेन वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी। फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ का? तो ये कोलकाता का। Appointed when it was established in 1891 in कोलकाता। 1891 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। वैसे ही कैलकाटा का जो पब्लिक लाइब्रेरी था, कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो आपका 1836 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आगे चल के जो है इसको भी जो है सो इंपीरियल लाइब्रेरी में ही मर्ज कर दिया गया था 1902 में, जो 1903 से उसे भी ओपन कर दिया गया। तो अब देखो, और ये जो है इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनाया गया? 1948 में जो है इसको जो है लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो देखो, एज अ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन द इंपीरियल लाइब्रेरी रिक्वायर्ड अ प्रोफेशनल टू मैनेज इट्स एक्सटेंसिव कलेक्शंस which included books and manuscripts from various sources like Calcutta Public Library. McFarlane's role involved organizing and cataloging these resources to make them accessible to scholars and administrators. Administrators कौन? जैसे basically British administrators. For example, his work laid the foundation for systematic library management, influencing its later transformation to the National Library. His appointment marked a significant step in professionalizing library services in India during the colonial era. समझ गए? तो जॉन मैकफार्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो नेम आप इसका। Then 152, under which act did the government of India rename the Imperial Library of India as National Library? Central Library Change of Name Act नहीं था ये, National Library Change of Name Act नहीं, हाँ, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। देखो, द इंपीरियल लाइब्रेरी वाज रीनेम्ड द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अंडर द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। तो दिस legislative action enacted post independence reflected India's commitment to transforming colonial institutions into national ones। समझ गए? The Act formalized the library's role as a central repository for the nation's intellectual and cultural heritage located in Kolkata। समझ रहे हो? इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हेरिटेज समझ रहे हो ना? इंटेलेक्चुअल हेरिटेज मतलब हो गया जो आपके यहाँ के इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, उनके लिखे हुए बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, जैसे मैगजीन्स हो गए, उनके द्वारा निकाला गया। और कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आ जाता है? जैसे मान लो कि आपके लैंग्वेज में बहुत सारे लिखे हुए हैं, या फिर पुराने ज़माने के जैसे उपनिषद हुए, वेद हुए, ये सब टाइप के बुक्स हुए, डांस वगैरह, ये सारा कल्चरल हेरिटेज में आ जाता है। डांस, म्यूजिक, ये सब सॉन्ग्स। फॉर एग्जांपल, इट बिगेन रिसीविंग मैंडेटरी डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिकेशंस स्ट्रेंथनिंग इट्स रोल एज अ नेशनल आर्काइव। तो देखो ये जो है ना, सो एक जो है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो होता है ना, कि ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पे आपको कोई भी नया पब्लिकेशन, बुक्स, ये सब पब्लिश होता है, या इन फैक्ट न्यूज़पेपर भी, तो
वहाँ पे आपको एक कॉपी जो है सबमिट करना पड़ता है। तो ऐसे 4 लाइब्रेरीज हैं वैसे इंडिया में जहाँ पे डिपोजिटरी उनका काम है इस टाइप से। This renaming marked a pivotal moment in aligning the library with India's post-independence version of accessible education and preservation of knowledge for all citizens. अब देखो क्वेश्चन 153, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी? तो BS केशवन। देखो तो ये नेशनल लाइब्रेरी है, ये किससे बना है? ये इम्पेरियल लाइब्रेरी जो कोलकाता था, कब बना था ये? 1891 में। तो ये 1948 में जो है इसको नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया था। तो इम्पेरियल लाइब्रेरी के जो फर्स्ट लाइब्रेरियन वो थे जॉन मैकफार्लेन। लेकिन यही जब नेशनल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो गया तो इसके फर्स्ट जो बने वो BS केशवन बने। तो BS केशवन वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अपॉइंटेड आफ्टर हिज रीनेमिंग इन 1948. A distinguished librarian, Keshwan placed a crucial role in modernizing the library, overseeing its transition from the imperial library to a national institution. His efforts included expanding collections, improving cataloging, and establishing the Indian National Bibliography. समझ गए? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है? INB। तो BS केशवन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रह गया है। तो मतलब था तो ये जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है कि इंडिया में जितने भी पब्लिश्ड बुक्स हैं या जो हैं उनका एक बिब्लियोग्राफी, समझ रहे हो ना? बिब्लियोग्राफी इज लाइक बायोडेटा ऑफ अ बुक, कि उसमें बुक्स के बारे में कितना पेज नंबर है, कौन सा क्या टाइटल है उसका, कौन सा एडिशन है, तो ये सब लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कि उसमें वो है किस बारे में, कि कोई मतलब सर्च करे तो वो एक बार जो है बिब्लियोग्राफिक डेटा देख के जो है उसके समझ में आ जाए कि किस बारे में है और कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर हिज लीडरशिप द लाइब्रेरी बिकम अ सेंट्रल हब फॉर प्रिजर्विंग इंडियाज लिटरेरी हेरिटेज। समझ गए? केशवंस एक्सपर्टीज एंड विजन हेल्प शेप द नेशनल लाइब्रेरी इनटू अ वाइटल रिसोर्स फॉर रिसर्चर्स एंड द पब्लिक, सॉलिडिफाइंग इट्स रोल इन इंडियाज एजुकेशनल लैंडस्केप। अब देखो ये जो है BS केशवन लाइब्रेरियन हुए, लेकिन एक और जो क्वेश्चन आता है कि जो कौन थे जो ये नेशनल लाइब्रेरी में जो है कलकत्ता का, उसमें आम आदमी को जो है जनरल पब्लिक को अलाउ कर दिए घुसने के लिए, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मैंने पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, तो आप पहले के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 154, इन विच ईयर द नेशनल लाइब्रेरी वाज मूव्ड फ्रॉम मेटकैल्फ हॉल टू बेलवेडरे? तो मेटकैल्फ हॉल में कौन था? ये कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो है ना, लाइब्रेरी 1836 में ये इस्टेब्लिश किया गया था मेटकैल्फ हॉल में। तो अब नेशनल लाइब्रेरी वाज मूव्ड फ्रॉम मेटकैल्फ हॉल टू बेलवेडरे, तो ये 1951 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये सब क्रोनोलॉजी पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखो, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज मूव फ्रॉम मेटकैल्फ हॉल टू बेलवेडरे स्टेट इन कोलकाता इन 1951। समझ गए? द रीलोकेशन प्रोवाइडेड अ लार्जर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल स्पेस टू एकोमोडेट द लाइब्रेरीज ग्रोइंग कलेक्शंस एंड expanding role as a national institution. Belvedere, a historic mansion, offered an ideal setting for preserving rare manuscripts and books. For example, the move facilitated better public access and enhanced facilities for researchers. This transition marked a significant milestone in libraries development, enabling it to serve as a central repository for India's intellectual heritage while supporting the mission for universal access to knowledge. समझ गए? तो 1951 में जो है मेटकैल्फ हॉल से कहाँ हो मूव किया? बेलवेडरे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना, बेलवेडरे। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, विच अपेंडिक्स टू द फेडरल लिस्ट डिस्कसेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी? देखो ऐसे इसको याद कर सकते हो कि नेशनल लाइब्रेरी जो है
और यहाँ 9। तो ये N से दोनों शुरू होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ये मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप टिक लगा लो। तो वही है 9th अपेंडिक्स। चलिए इसका ये पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज डिस्कस्ड इन द 9th अपेंडिक्स ऑफ द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल समझ गए, जो शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनियन लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस अपेंडिक्स आउटलाइंस द यूनियन गवर्नमेंट ऑथोरिटी to establish and maintain institutions like the National Library, which serves as a repository of the national cultural and intellectual heritage। समझ गए? तो ये आप याद कर लो। रिपोजिटरी जो है किस चीज़ का है? कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का। इस टाइप के टर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, इट सपोर्ट्स द लाइब्रेरीज रोल इन प्रिजर्विंग publications and providing access to the researchers. The inclusion in the union list underscores the library national significance। समझ गए? तो यूनियन लिस्ट जो है तो जो 7th शेड्यूल में है और उसका 9th अपेंडिक्स में जो है आपका नेशनल लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट है। इंश्योरिंग सेंट्रल फंडिंग एंड द गवर्नेंस टू फुलफिल इट्स मिशन ऑफ नॉलेज प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन अक्रॉस इंडिया। अब देखो, इन विच ईयर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वाज पास्ड। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो मैंने बताया था अभी कि जो है जो भी नए बुक्स जर्नल्स मैगजीन से पब्लिश किए जाते हैं तो उनको जो है तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट ये वैसे 1954 का था, याद कर लो। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, उसके अंदर जो है तो वहाँ पहुँचाना रहता है आपको डिपोजिटरीज में। तो देखो 1954, the delivery of books and newspapers. Public Library Act was passed in 1954 by the Government of India. This act mandates that publishers deposit a copy of every book and newspaper published in India to designated depository libraries, including the National Library, to preserve the nation's literary output. For example, this ensures that the National Library maintains a comprehensive archive of Indian publications. The Act supports the documentation of cultural and intellectual heritage, enabling researchers and the public to access a wide range of materials. It reflects India's commitment to preserving knowledge and promoting library services। समझ गए? तो डिपोजिटरी लाइब्रेरी जो है वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है। अब तो ये एक्ट का क्या नाम था? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, जिसको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये कब था? तो 1954। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 157, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर publishers to send one copy of each publication to the depository library. How many depository libraries have been built under this act? तो ये है 4। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं नाम भी बता दूंगा डिपोजिटरी लाइब्रेरीज का कि आप लोगों को ध्यान रहे। तो अंडर द डिलीवरी बुक्स ऑफ न्यूज़पेपर, अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जिसको कहते हैं 1954, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरीज वे डेजिग्नेटेड टू रिसीव मैंडेटरी कॉपीज ऑफ ऑल पब्लिकेशंस इन इंडिया। देखो आप ये ध्यान से देखोगे तो इंडिया का जो जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो हर डायरेक्शन में एक एक जो है आपका डिपोजिटरी एक तरह से बनाया गया है कि आपका कुछ भी ऐसा हो जाए तो कम से कम एक जगह तो प्रिजर्व रहे नॉलेज। तो दीज आर द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, कोलकाता वाला ईस्ट में हो गया मानो तो, हाँ तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, तो ये साउथ में हो गया। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई है ना, एक ईस्ट में हो गया एक साउथ में हो गया। अब देखो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, मुंबई का वेस्ट में हो गया मानो तो, एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, समझ गया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये देश के चारों डायरेक्शन में ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो कॉमन सेंस ऐसे याद करो कि एक तो चेन्नई में होगा साउथ इंडिया है, तो एक तो ईस्ट में होगा, वैसे भी नेशनल लाइब्रेरी है तो ईस्ट में होगा ही कोलकाता में, दूसरा एक दिल्ली में तो होगा ही, तो चौथा बचता है आपका मुंबई वाला, तो वो आप ऐसे याद करना ना, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई हो गया। अब दिस सिस्टम इंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज published work for future generation. For example, these libraries collectively archive books, newspapers and other materials supporting research and cultural documentation. The designation of 4 libraries reflects the
strategic distribution to cover different regions, ensuring comprehensive access to the nation's intellectual output. समझ गए? Question 158. In which year Delhi Public Library was declared as depository या copyright library? तो ये 1981 और 82 में डिक्लेयर हुआ था। वही जैसे मैंने बताया जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी जहाँ पे जो है सबमिट किया जाता है। तो इसको कॉपीराइट लाइब्रेरी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब आप सबसे पहला कॉपी वहाँ पे भेज रहे हो तो आपका कॉपीराइट वो होगा ना, वो लोग रिकॉर्ड रखेंगे कि हाँ ये बुक पब्लिश हुई है और ये पब्लिशर है, ऑथर। तो देखो, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज डिक्लेयर्ड अ डिपोजिटरी या कॉपीराइट लाइब्रेरी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन 1981 या 82। दिस डेजिग्नेशन मैंडेटेड एट पब्लिशर्स सेंड अ copy of each publication to the library alongside other depository libraries like the National Library. The inclusion of Delhi Public Library strengthened the network of repositories preserving India's published works. For example, it enhanced access to live publications for researchers in the capital region. This move reflected the government's effort to expand the preservation of intellectual heritage. देखो ये क्यों इतना जैसे दिमाग लगाया जा रहा है कि चार जगह स्टोर किया जा रहा है। ये देखो हम गलतियों से अपने सीखे हैं। एक हमारे यहाँ हुआ करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका मैंने पहले भी डिस्कस किया है लेक्चर्स में कि जो बख्तियार खिलजी था वो हमारे लाइब्रेरी में आग लगा दिया। 6 मंथ से ज़्यादा वो लाइब्रेरी जलता रहा। तो जो इंस्टीट्यूशंस 800 ईयर्स तक सरवाइव कर गया, एक मतलब ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सरवाइव कर गया, वो बख्तियार खिलजी के आने के बाद सरवाइव नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे साइको हैं सोसाइटी में, ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि नॉलेज को अच्छी नहीं मानती हैं या ऐसे पीपल हैं। तो आपको तो आप सोचो हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी से लेके मेडिसिन से लेके मतलब सब चीज़ पे, इकोनॉमी वगैरह पे रिसर्च हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी में, और इनफैक्ट अब वो जला दिया गया। तो 8000 या हज़ारों साल का आपका जो रिसर्च था, जो वो मतलब प्रिजर्व रहना चाहिए था, वो ख़त्म हो गया। तो इस कारण से जो है यू हैव टू टेक एवरी प्रिकॉशन। उस समय भी नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी वाले या वहाँ के लोग सोचे होंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा नॉलेज के खिलाफ कोई क्यों जाएगा। लेकिन बख्तियार खिलजी गया, है ना। तो इसलिए जो है नॉलेज को बढ़ाना तो ज़रूरी है ही, बट नॉलेज का प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। समझ गए? अब देखो, बाय द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इट इज़ मैंडेटरी टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईच पब्लिकेशन टू डिपोजिटरी लाइब्रेरी विद इन हाउ मैनी डेज। तो ये 30 डेज के अंदर भेजना पड़ता है। देखो, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, तो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954 mandates that the publishers deposit a copy of each publication to designated depository libraries within 30 days of publication. This requirement ensures timely archiving of India's intellectual output, preserving books, newspapers and other materials for public access and research. Okay. For example, the National Library in Kolkata receives these copies to maintain a comprehensive national bibliography. समझ गए? जिसको INB भी कहते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। The 30-day time frame balances the need for prompt submission with practical consideration for publishers, ensuring that depository libraries remain up-to-date repositories of the nation's published works. समझ गए? अब देखो क्वेश्चन 160, इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 एक्ट वाज डन एंड अ न्यूज़ पेपर वाज एडेड टू इट। तो पहले डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट ही हुआ करता था, उसके बाद जो है तो उसमें न्यूज़ पेपर भी ऐड कर दिया गया अमेंड करके कि न्यूज़ पेपर्स भी जितने पब्लिश होते हैं वो भी एक तरह से रिकॉर्ड में रहने चाहिए। तो ये 1956 में हुआ था। और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, और ये 1956 में 2 साल बाद। देखो, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 वाज मेड इन 1956, 2 साल बाद ही। एक्सपैंडिंग इट्स स्कोप टू इंक्लूड न्यूज़पेपर्स अलोंगसाइड बुक्स, दिस अमेंडमेंट ऑफिशियली टाइटल्ड द डिलीवरी ऑफ बुक्स
हो गया पब्लिक लाइब्रेरी अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंश्योर दैट डिपोजिटरी लाइब्रेरी लाइक द नेशनल लाइब्रेरी रिसीव कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर्स इन्हांसिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया. For example, this allowed libraries to archive news publications for historical and research purposes. समझ गए? The amendment reflected the growing recognition of newspapers as valuable cultural and informational resources, strengthening the archival role of depository libraries. समझ गए? अब देखो 161 है द नेशनल लाइब्रेरी इज गवर्नड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको सिंपल है, याद रख सकते हो. देखो इसको याद करने का ऐसा तरीका है कि नेशनल लाइब्रेरी जो है तो क्या उसका मैंने बताया था कि ये किस काम के लिए बना है. तो इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हेरिटेज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अब देखो कल्चरल हेरिटेज से याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. समझ गए? तो द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन कोलकाता इज गवर्न्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस मिनिस्ट्री ओवरसीज कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स टू promote and preserve India's heritage. The National Library as a central repository of the nation's publications aligns with the ministry's mandate to support cultural and intellectual activities. For example, the ministry provides funding and policy support for the library's operations such as maintaining collections and public access programs. This governance ensures that the National Library fulfills its role as a key institution for knowledge preservation and dissemination. समझ गए? क्वेश्चन 162 है वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड. फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है कहाँ इनैक्ट हुआ था. तो वो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि उस समय का जो सुपर पावर होगा उसी के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा ना, कि जिस समय पूरे वर्ल्ड में भूखमरी चल रहा है, कॉलोनियलिज्म चल रहा है, उस समय लाइब्रेरीज बनाया जाए. तो कौन उस समय का सुपर पावर था? यूके. ऐसे याद कर सकते हो. तो वही इंग्लैंड में हुआ था 1850 में. देखो कॉमन सेंस के तरीके से आप याद करोगे क्वेश्चन, विजुअलाइज करके समझ के, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा. अब ऐसे में इंग्लैंड बोल के आगे निकल जाता तो कितना ही याद रहेगा आपको. तो इंग्लैंड में जो है 1850 में शुरू हुआ था. देखो तो वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड इन England in 1850 known as the Public Library Act. This pioneering legislation allowed local authorities to establish and fund public libraries using public taxes, marking a significant step in making knowledge accessible to all. For example, it enabled the creation of free public libraries across UK, promoting literacy and education. The act set a global precedent. मतलब ग्लोबल प्रेसिडेंट मतलब क्या हुआ कि उसके देखा देखी अदर कंट्रीज में भी जो है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया जाने लगा. इन्फ्लुएंसिंग लाइब्रेरीज डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन इंडिया विच एक्ट्स लाइक द तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ 1948. समझ गए जी? हमारे यहाँ का फर्स्ट एक्ट है 1948 में. मद्रास से भी याद कर सकते हो आप. तो वही तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में हुआ था. इट्स लेगेसी लाइज इन एस्टैब्लिशिंग लाइब्रेरी एज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड कल्चरल एनरिचमेंट. समझ गए? अब देखो इन विच स्टेट वाज द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया. तो कौन सा? मद्रास था, तमिलनाडु. तो वही 1948. समझ गए? द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया वाज इन तमिलनाडु, देन मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948. समझ गए? दिस लैंडमार्क लेजिस्लेशन established a framework for public library development, including funding through library cess to provide free access to knowledge for all citizens. For example, it led to the creation of the कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो मद्रास में है एज अ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी. द एक्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई वही एस आर रंगनाथन, वहीं थे तमिलनाडु के ही मद्रास यूनिवर्सिटी जो था वहाँ पे. एक चीज़ और भी याद कर लो कि आप जो ज़्यादातर इनका जो बुक्स
पब्लिश हुआ है तो वो मद्रास से ही पब्लिश हुआ है, एसआर रंगनाथन का, समझ गया, पब्लिशिंग हाउस है। And set a model for other states promoting literacy and education. It marked a significant step in India's post-independence library movement. अब देखो 164, in which year Kolhapur Public Library Act was enacted before independence? तो 1945 में, 1945 में जो है कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है सो इनैक्ट किया गया था। The Kolhapur Public Library Act was enacted in 1945 before India's independence in the princely state of Kolhapur। समझ गया। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब था? तो 1948 में। अब कोल्हापुर वाला जो था, देखो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1940, मतलब फर्स्ट स्टेट जब भी पूछा जाए तो मद्रास ही होगा, तमिलनाडु से याद रखो। अब कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1948 बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ कोल्हापुर। समझ गए। जैसे जैसे बड़ौदा के बुलाए थे जैसे यूएस से लाइब्रेरियन, वैसे यहाँ पे भी पहले ही एक्ट पास किया गया था। दिस एक्ट वाज अ पायनियरिंग एफर्ट टू एस्टैब्लिश एंड फंड पब्लिक लाइब्रेरी प्रमोटिंग एक्सेस टू नॉलेज फॉर द लोकल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज टू एनहांस लिटरेसी and education in the region. The act reflected the progressive vision of Kolhapur rulers, influenced by library advocates like S.R. Ranganathan. One of the earliest libraries in India, it set a precedent for post-independence legislation such as the Tamil Nadu Public Library Act 1948। समझ गए। अब देखो, How many states of India have been enacted the Public Library Act so far till 2019? 2019 तक 19 states में जो है Public Library Act आ चुका है। देखो, तो as of 2019, 19 states of India had enacted Public Library Act to establish and fund public library system. These acts, देखो स्टार्ट किससे हुआ था? तमिलनाडु से 1948 में। प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क, देखो एक हुआ कि बस बोल दिया गया, एक हुआ कि जैसे लीगल जब फ्रेमवर्क, तो उसमें जो है आपको उसके लिए बजट देना पड़ेगा, उसके लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो ये सारा लीगली हो जाता है। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग लाइब्रेरीज ऑफन फंडेड थ्रू लाइब्रेरी सेस टू प्रमोट लिटरेसी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र फॉलोड Tamil Nadu's model, each tailoring legislation to local needs। अब local needs तो अलग होगा ही, जैसा आपके यहाँ का जो है, मतलब जितनी गरीबी है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लोकल सेस कितना लगाया जा सकता है, कौन से लैंग्वेज की बुक्स ज़्यादा रखनी चाहिए, कौन से जो है इस पे ज़्यादा लोग फोकस्ड हैं, तो ये सब आपको थोड़ी थोड़ी चेंजेस मिलेंगी। These acts ensure sustainable library services supporting education and cultural preservation। समझ गया। The numbers reflect India's commitment to expanding public library networks, though implementation varies across states with some still lacking such legislation। तो सारे states में अभी भी नहीं आया, लेकिन ऐसे याद कर सकते कि 2019 तक 19 में आ चुका है, इसलिए मैंने याद करने के लिए ऐसा बताया। अब देखो क्वेश्चन 166, इन विच कॉन्फ्रेंस द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन बनारस। तो कौन सा कॉन्फ्रेंस था? तो ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस बनारस। देखो, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रेजेंटेड द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट at the All India Library Conference in Banaras in 1930। ठीक है जी। The conference provided a platform for library professionals to discuss the development of public libraries in India। समझ गए। Ranganathan's Model Act proposed a framework for establishing and funding libraries through
mechanisms like library cess ensuring free access for all। लाइब्रेरी सेस जो है, देखो पहले सेस मैं बताता हूँ। सेस जो है ना, ये जो है आपका टैक्स पे टैक्स लगता है, उसको सेस कहते हैं। टैक्स ऑन टैक्स जो हुआ वो सेस हुआ। जैसे मान लो कि आप बिल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, तो उसमें 1% सेस लगा दिया जाए, 2% सेस लगा दिया जाए लाइब्रेरी सेस, तो ये सब आपका सेस हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इट influenced the Tamil Nadu Public Library Act of 1948. His presentation highlighted the need for systematic library legislation, laying the foundation for India's public library movement and promoting literacy and education nationwide। अब देखो, when the first model public library act was presented by Dr. रंगनाथन, तो दिसंबर 26 से 30 जो था 1930, जो मैंने बताया कहाँ हुआ था, ये बनारस में पब्लिक, तो वही कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था उसमें। तो फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय एस आर रंगनाथन। तो दिसंबर 26 से 30 ऐसे याद कर लो आप कि लगभग 1930 का जो है लास्ट ईयर का लास्ट चल रहा था, तो ऐसे याद कर सकते हो। So Dr. S. R. Ranganathan presented the first model public library act during the All India Library Conference held in Banaras from दिसंबर 26 से 30 1930। ऐसे याद कर लो 1930, तो ये 30 तक हुआ था। कब? तो दिसंबर। अब इसमें 4 दिन और घटा दो, 26 से 30, 1930। This model act outlined a systematic approach to establishing public library, including funding through library cess, समझ गए, library cess and administrative structure to ensure accessibility। देखो accessibility ये कितनी बड़ी बात है कि accessibility जो है ना, कि हर किसी को जो है वो accessible होना चाहिए लाइब्रेरी, क्योंकि गरीब जो है उसको पहले खाने को भोजन नहीं है ना, तो अब वो लाइब्रेरी क्या जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हर किसी के लिए, है ना। तो वैसे जो है ये 1930 में जो है, तो ये ऑल एशिया एडुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मेरे को जैसा तक याद है। तो इसमें जो है सो लाइब्रेरी का भी जो है इसमें टॉपिक किया गया था, समझ गया। तो मेरे को लग रहा है कि जब ऐसा जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, और तो ये ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस नहीं था, कॉन्फ्रेंस का नाम था ऑल एशिया एडुकेशन कॉन्फ्रेंस, है ना। जहाँ तक मुझे पता है, आप एक बार ये क्वेश्चन और देख लेना। तो इसमें जो है लाइब्रेरी सेक्शन जो है ना, इसमें था, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस का नाम जो था तो ऑल एशिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस नहीं था, ऑल एशिया एडुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था बनारस में। तो अब देख लो, तो वही मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है। तो वही है, दिस मॉडल आउटलाइंड, ये देखो डेट तो सही है, लेकिन इसी में लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस की जगह जो है ऑल एशिया एडुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें लाइब्रेरी का भी चर्चा हुआ था। पुटिंग फंडिंग थ्रू लाइब्रेरी सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, हो गया ये सब समझ कर। अब देखो, व्हेन डॉक्टर रंगनाथन्स मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैड अमेंडेड, तो ये 1957 और 1972 में अमेंडमेंट लाई गई थी। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज अमेंडेड इन 1957 एंड 1972 टू रिफ्लेक्ट evolving needs in India's library system. The 1957 amendment refined the original 1930 model, incorporating feedback from early implementations like Tamil Nadu Public Library Act
समझ गए। द 1972 अमेंडमेंट फर्दर अपडेटेड द फ्रेमवर्क टू एड्रेस मॉडर्न चैलेंजेस सच एज एक्सपैंडिंग लाइब्रेरी सर्विसेज टू रूरल एरियाज एंड इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। समझ गए। For example, these amendments emphasize sustainable funding and inclusive access. Ranganathan's iterative revisions ensured that the model remained relevant, guiding states in developing robust public library system to promote education and literacy. 1957 और 1972 में जो है तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को अमेंड भी किया गया। तो क्यों किया गया? तो 1948 में जैसे क्या हुआ था, हमारा तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लाया गया था। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आने के बाद जो है उसमें देखा गया कि कुछ कुछ चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद 1957 में फिर से अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद 1972 में क्यों अमेंडमेंट किया गया? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी होने लगा था और जो चैलेंजेस आ रहे थे उसके अनुसार। समझ गए। अब देखो, लाइब्रेरी सेस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी। समझ गए। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो है लाइब्रेरी सेस लगाया जाता है। देखो इसका भी पढ़ लो। लाइब्रेरी सेस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज एज आउटलाइंड इन वेरियस स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सच एज द तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ 1948। दिस टैक्स ऑफन लेविड एज अ सरचार्ज ऑन प्रॉपर्टी टैक्सेज, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले लगाती थी, तो उस पे ही जो है लाइब्रेरी सेस भी लगता था। बहुत स्टेट्स इसे चेंज किए हैं। अब इंश्योर सस्टेनेबल फंडिंग फॉर पब्लिक लाइब्रेरी टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू बुक्स एंड सर्विसेज। देखो ऐसा रंगनाथन का ये मानना था कि आप जब तक पब्लिक को ये फ्री में एडुकेशन नहीं दोगे, फ्री में लाइब्रेरी सर्विसेज नहीं दोगे, तब तक आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पब्लिक जो है सो पे करेगी लाइब्रेरी के लिए मंथली या इस टाइप से, तो वो नहीं पॉसिबल है ना। फॉर एग्जाम्पल, सेस फंड्स आर यूज टू परचेज बुक्स, मेंटेन फैसिलिटीज and support outreach programs. Unlike academic or national libraries, which rely on institutional or central government funding, public libraries depend on local revenue like cess to serve diverse community needs, promoting literacy and education. अब देखो, the National Library of India is located at कोलकाता। पता है आपको कब बना था? तो 1891 में। इसको जो है नेशनल लाइब्रेरी कब बना दिया गया? तो 1948 में। देखो, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हाउस्ड एट द बेलवेड्रे स्टेट। पहले ये कहाँ था? तो मेटकैल्फ हॉल। मेटकैल्फ हॉल, तो वो वाला जो था वो था कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो 1836 में इस्टेब्लिश हुआ था और मर्ज कर दिया गया था 1902 के आसपास में। इसमें जो है इंपीरियल लाइब्रेरी में। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है सो हो गया established as the Imperial Library 1891 and renamed in 1948, it serves as the country's primary repository of published works, preserving India's intellectual and cultural heritage. For example, it receives mandatory deposits under the Delivery of Books Act and houses rare manuscripts and books. Its location in Kolkata, a historic center of learning, underscores its role as a national institution. The library supports researchers, scholars and the public, offering access to a vast collection of resources. समझ के? अब क्वेश्चन 171 देखते हैं। Who is the head of the national library? हेड ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी जो है डायरेक्टर जनरल होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ का? तो कोलकाता। इस बार यूजीसी नेट में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि शायद दे दिया गया था इसके डीजी सब का नाम और उसको क्रोनोलॉजिकली से जाना था। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन था। द हेड ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज द डायरेक्टर जनरल हु ओवरसीज इट्स operations including collection management, preservation and public access programs. Appointed by the Ministry of Culture, the Director General ensures the library fulfills its role as a national repository of knowledge. For example, they manage initiatives like the
Indian National Bibliography and coordinate with depository library. समझ गए? Unlike a librarian who handles a specific library function, the Director General has broader administrative responsibility ensuring library alignment with national cultural and educational goals. This leadership role is critical to maintaining library status as a premier institution. समझ गए? तो डीजी होता है वहाँ का डायरेक्टर जनरल हेड. कौन अपॉइंट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये बहुत जगह देखा है. ये जो है एक ही जगह है, ये देहरादून में है, मसूरी रोड की तरफ. देखो, द नेशनल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड इन देहरादून, उत्तराखंड. दिस स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स एसेसेबल रिसोर्सेज सच एज ब्रेल बुक्स पता है ना, ब्रेल लिपि जो होता है, जो ब्लाइंड का होता है, ऑडियो बुक्स एंड tactile materials to support visually impaired and differently abled individuals. For example, it offers digital formats and assistive technologies to ensure inclusivity. Established to align with the principles of universal access to information, the library caters to the unique needs of its users, promoting education and independence. Its location in Dehradun reflects the strategic choice to serve a wide population, complementing broader networks of India's library system. समझ गया? तो ये देहरादून है. कहाँ है देहरादून? तो उत्तराखंड में है, याद रखना. द नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL इज लोकेटेड एट, नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में है. निस्केयर जो पता होगा आपको, वहाँ लोकेटेड है. द नेशनल साइंस लाइब्रेरी लोकेटेड एट निस्केयर हो गया, समझ गया. NISCPR, अब इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च. ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये याद कर लेना. निस्केयर का जो है नया नाम है NISCPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड policy research in Delhi. It serves as a specialized resource for scientific and technical information, supporting researchers, scientists and students. For example, it provides access to journals, patents and databases in science and technology. As part of NISCPR, the library plays a critical role in disseminating scientific knowledge and supporting research in India. Its location in Delhi ensures accessibility to the scientific community, aligning with its mission to advance science communication policy development. समझ गए? द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, ये एम्स दिल्ली में है. एम्स दिल्ली. ये कॉमन सेंस से भी आप कह सकते हो ना कि नेशनल साइंस जो लाइब्रेरी है वो नेशनल साइंस सेंटर जैसे दिल्ली में है, उससे आइडिया लगा सकते हो. फिर नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है तो एम्स दिल्ली ही सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वहीं होता होगा ऑब्वियसली. तो एम्स न्यू दिल्ली. एक्सप्लेनेशन भी देख लो. तो मैं एक्सप्लेनेशन सारे में इसलिए भी रखा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आप अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो कितने बार 3-4 क्वेश्चन जो है आपको एक साथ याद हो जाता है और आप विजुअलाइज करके समझते हो, उसको स्टोरी के माध्यम से एक तरह से समझ रहे हो, है ना. देखो, द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, AIIMS in New Delhi. This specialized library supports medical education, research and practice by providing access to a vast collection of medical journal books and databases. For example, it serves doctors, researchers and students with resources like PubMed. पता है ना, PubMed ये है आपका पब्लिकेशन मतलब जर्नल टाइप है. इसमें आपका जो भी रिसर्चर हैं वो सब जो भी नए जो आविष्कार हो रहे हैं, पेपर्स पढ़ रहे हैं, वो इसमें रहते हैं. तो पबमेड का इसमें सब्सक्रिप्शन है. एंड क्लिनिकल गाइडलाइंस लोकेटेड एट एम्स, a premier medical institution. The library ensures that healthcare professionals have access to cutting-edge information, contributing to advancements in medical science and patients' care. Its role underscores the importance of specialized libraries in supporting प्रोफेशनल एंड एकेडमिक कम्युनिटी. समझ गए? क्वेश्चन 175.
रिसोर्स शेयरिंग डज नॉट इंक्लूड, तो रिसोर्स शेयरिंग पता है ना, जैसे ILL है, इंटर लाइब्रेरी लेंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक अगर बुक या जर्नल या कुछ भी है इंफॉर्मेशन सोर्स एक जगह अवेलेबल नहीं है तो दूसरे लाइब्रेरी से आप मंगा सकते हैं। तो इसके लिए रिसोर्स सेंटर भी पहले हुआ करता था, रेफरल सेंटर हुआ करता था। तो देखो रिसोर्स शेयरिंग में क्या इंक्लूडेड नहीं होगा, टेक्निक हो सकता है, तो रीडर। Resource sharing in libraries refers to the collaborative exchange of resources like books, technologies and staff expertise among institutions। समझ गए, बुक्स भी हो सकता है, टेक्नोलॉजीज भी हो सकता है और स्टाफ भी हो सकता है। स्टाफ क्यों? क्योंकि मान लो कि एक लाइब्रेरी में कोई नए स्टाफ्स आए हैं या नया लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना है, तो आपको एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए दूसरे लाइब्रेरी से जो इन्हें ट्रेन कर सके। समझ गए। तो टू इन्हांस एक्सेस एंड इफिशियंसी इट डज नॉट इंक्लूड रीडर्स। रीडर्स कैसे रिसोर्स शेयरिंग में आएंगे? रीडर्स तो रीडर्स हैं, है ना, एज दे आर द यूजर्स हु बेनिफिट फ्रॉम दिस रिसोर्सेज नॉट रिसोर्सेज देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरीज शेयर बुक्स थ्रू इंटर लाइब्रेरी लोन्स, जो ILL मैंने कहा। टेक्नोलॉजीज लाइक शेयर डेटाबेसेज, समझ गए, डेटाबेसेज भी कितने बार शेयर करते हैं। चलो एक जगह IT सिस्टम बना दिया गया डेटाबेस का और उसको शेयर कर रहे होंगे, सर्वर्स कितने बार शेयर होता है। एंड स्टाफ एक्सपर्टीज थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। रीडर्स however are the end users who access these shared resources. Excluding readers from resource sharing ensures that the focus remains on optimizing library assets and services to meet user needs effectively. What does resource sharing include? The sharing of all resources and staff. समझ गए। Resource sharing in libraries includes sharing all resources and staff expertise to enhance access and efficiency. This encompasses book through interlibrary loan, जो ILL कहते हैं, टेक्नोलॉजी, डेटाबेसेस शेयर हो सकता है। डेटाबेसेस शेयर होना मतलब क्या होगा कि आपको मान लो कि कोई जैसे मैं एक सिंपल एक बताता हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट जो है 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन ला रही है। तो ये क्या है कि आपको किसी भी कॉलेज में है तो एक क्लाउड बेस्ड जो डेटाबेस रहेगा सारे मैगजीन्स जर्नल्स का, वो जो है कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, अगर इंडियन हो तो आप, और कोई स्कॉलर वगैरह आप कह सकते हो। तो वैसे ही तो ये हुआ डेटाबेस का शेयरिंग। सॉफ्टवेयर भी शेयर हो सकता है। और स्टाफ का मीनिंग क्या हुआ, जो मैंने पहले बताया, जैसे कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज एक्सचेंज। समझ गए। नेटवर्क जैसे इनफ्लिपनेट जो है फैसिलिटेट्स रिसोर्स शेयरिंग एमॉन्ग एकेडमिक लाइब्रेरी अलाउिंग एक्सेस टू जर्नल्स एंड कैटलॉग। समझ गया। अब देखो, द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया वाज डेवलप्ड बाय द सियाजी राय गायकवाड़ जो थे, ये थर्ड, समझ गए ना। तो ये क्या किए थे कि एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे, अमेरिकन लाइब्रेरियन W.A. बॉर्डन, उसको बुलाए थे कहाँ पे, बड़ौदा में। ऐसे याद कर सकते हो, B फॉर बॉर्डन, B फॉर बड़ौदा। ठीक है, कि आप भाई साहब हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ एडुकेशनल जो है उसको हम तो एडुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कॉमन पब्लिक लोग ज़्यादा एडुकेटेड रहें, तो इसीलिए सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड जो है सो बुलाए थे उनको वहाँ फैसिलिटेट करने के लिए बड़ौदा में। देखो तो इसका पढ़ते हैं। द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया वाज डेवलप्ड बाय सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। तो महाराजा ऑफ बड़ौदा उस समय हुआ करते थे ये। समझ गए। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century his visionary efforts established a network of free public libraries in the princely states of Baroda, promoting literacy and education among the masses. For example, he appointed W.A. Borden to organize these libraries, introducing modern library practices. समझ गए। This initiative predated formal public library acts in India and set a model for public access to knowledge, influencing later developments like Tamil Nadu Public Library Act of 1948. समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 178 देखते हैं। With the effort of W.A. Borden, the first Indian library science journal, Library Miscellany,
मिसेलेनी, लाइब्रेरी मिसेलेनी वाज पब्लिश्ड इन, तो 1912, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और W.A. बोर्डन किसके बुलाने पे आए थे? तो सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, कहाँ पे? तो बड़ौदा में। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। देखो द फर्स्ट, तो ये याद कर लेना 1912। द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी साइंस जर्नल, तो लाइब्रेरी मिसेनली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी साइंस जर्नल हुआ। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लाइब्रेरी मिसेलेनी, ये इंपॉर्टेंट है नेम। Was published in 1912 under the efforts of W.A. Borden, an American librarian invited by Siyaji Rao Gaikwad III to develop Baroda's public library system. This journal was a pioneering effort to promote library science in India, covering topics like library management, cataloging and public access. समझ गए? For example, it provided a platform for professionals to share best practices and innovations. Its publication marked a significant step in professionalizing librarianship in India, fostering a community of library practitioners and contributing to the growth of the library movement in the country. समझ गए? अब देखो, which of these does not belong to depository library? तो depository library समझ गए कहाँ कहाँ है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में एक एक है। एक मुंबई में है, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है। एक एशियाटिक सोसाइटी वाला जो है मुंबई में। एक नेशनल लाइब्रेरी जो है दिल्ली वाला हो गया, और एक कोलकाता वाला हो गया नेशनल लाइब्रेरी जो है। देखो तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता ये सही है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सही है, खुद एशियाटिक सोसाइटी मुंबई सही है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना सही नहीं है। इसके जगह जो है कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है चेन्नई में वो होता। देखो डिपोजिटरी लाइब्रेरी अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब का है? ये 1954। इंक्लूड द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। मैं बार बार ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाए। दिस लाइब्रेरी रिसीव मैंडेटरी कॉपीज ऑफ ऑल इंडियन पब्लिकेशंस। द खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना वाइल अ सिग्निफिकेंट रिपोजिटरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रेयर बुक्स। देखो ये खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी जो है ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये इस्लामिक लिटरेचर के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उस समय के जो जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। इज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ डिपोजिटरी लाइब्रेरी अंडर दिस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल इट स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक एंड ओरिएंटल स्टडीज, मैंने बताया, but does not have the same legal mandate to collect all published work, distinguish it from official depository library। समझ गए? अब देखो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF जो है वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, तो 1972 याद कर लो, 22/5/1972 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये आप अगर नहीं डेट याद रखेगा तो केवल एटलीस्ट आप ईयर याद कर लो 1972। समझ गए? अब देखो राजा राम मोहन राय, अब ये क्यों फेमस है? ये आपको लाइब्रेरीज को जो है पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह को फंडिंग भी देती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की लाइब्रेरी जो उसको 90% तक फंडिंग देती है, जो ज़्यादा मतलब ऐसे स्टेट्स हैं जो अपना निकाल सकते हैं पैसे, उन्हें 50% तक फंडिंग देती है। तो ये है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 22 May 1972 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज नेशन वाइड। नेम्ड आफ्टर द सोशल रिफॉर्मर, किसके नाम पे? तो राजा राम मोहन राय। RRLF सपोर्ट्स लाइब्रेरी थ्रू फंडिंग, मैंने बताया, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, particularly in rural and underserved area. For example, it provides grant for book purchase and infrastructure development, established under the Ministry of Culture के अंदर आता है ये भी important है। The foundation plays a vital role in strengthening India's public library network, ensuring access to knowledge and promoting literacy. Its creation marked a significant step in institutionalizing library development post independence। समझ गए? अब देखो
क्वेश्चन 181, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज लोकेटेड एट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट लेक जो है कोलकाता में, वहाँ पे लोकेटेड है। ये बहुत फेमस है, सॉल्ट लेक जो जगह है कोलकाता में, वहाँ। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज लोकेटेड इन सॉल्ट लेक कोलकाता। दिस स्ट्रेटजिक लोकेशन इन अ मेजर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हब इनेबल्स द Raja Ram Mohan Rai Library Foundation to coordinate its nationwide effort to promote public libraries effectively. For example, the office manages grants, training programs and publications. ये सब पूछा जाता है कि ये क्या क्या मैनेज करता है। तो इसमें ग्रांट हो गया आपका, ये ग्रांट मेन है इसका। फिर जैसे ट्रेनिंग देता है, फिर जो है आपके रिसोर्सेज जो है वो भी अवेलेबल कराता है बहुत जगह। तो इस्टेब्लिश इन 1972 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये याद कर लेना कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। द कोलकाता बेस्ड फैसिलिटी कोलैबोरेशन विद अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द नेशनल लाइब्रेरी, इनहांसिंग इज रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एंड प्रमोटिंग एक्सेस टू नॉलेज। समझ गए? अब देखो, हु इज द हेड ऑफ द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो इसका भी जो है हेड आपका डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल। समझ गए? तो द हेड ऑफ द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज द डायरेक्टर जनरल हु ओवरसीज ऑपरेशंस एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज इन इंडिया। फिर इसे भी अपॉइंट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द डायरेक्टर जनरल मैनेजेज फंडिंग, ट्रेनिंग एंड resource allocation to support libraries nationwide. For example, they coordinate schemes like matching assistant for book purchases and infrastructure development. This leadership matching assistant मतलब क्या हुआ, जैसे 50% ये फंडिंग दे देता है तो 50% जो है रूरल एरिया की लाइब्रेरी या जो भी लाइब्रेरी है वो देती है, या फिर गवर्नमेंट। समझ गया? दिस लीडरशिप रोल इंश्योर दैट द RRRLF फुलफिल्स इज मिशन फॉर एनहांसिंग। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन 183, थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रमोटिंग लाइब्रेरी सर्विसेज एट विलेज लेवल, तो ये NGO या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से करते हैं। ग्राम पंचायत नहीं, नॉन गवर्नमेंट, मोहल्ला कमेटी नहीं, नेहरू युवा केंद्र। ओके, ये आप एक बार देख लेना, लेकिन क्योंकि मेरे को लग रहा है कि नेहरू युवा केंद्र भी इसका आंसर हो सकता है। एक बार आप देखना, आपको मैं देख के दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो है इसमें बहुत जगह नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन NGOज भी लिखा हुआ है, बहुत जगह ये भी लिखा है कि नेहरू युवा केंद्र भी मदद करता है। तो ये क्वेश्चन जो है तो मुझे ऐसा लग रहा है जो अगर आता है तो आप नेहरू युवा केंद्र भी डाल सकते हो, देख लेना आप। तो वही देखो, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रमोट लाइब्रेरी सर्विसेज एट द विलेज लेवल थ्रू नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस NGOज के थ्रू। दीज ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद RRRLF टू एस्टैब्लिश एंड सपोर्ट रूरल लाइब्रेरीज इंश्योरिंग एक्सेस टू बुक्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज अंडर सर्व्ड एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, NGOज में सेटअप कम्युनिटी रीडिंग रूम्स और मोबाइल लाइब्रेरीज with RRRLF funding. This partnership model leverages local expertise and community engagement to extend library services, aligning with the RRRLF mission to promote literacy and knowledge dissemination. By working with NGOs, the RRRLF effectively reaches remote populations, fostering ये हो गया। अब देखो, to help public library, Raja Ram Mohan Rai Library Foundation has run many schemes which can be divided into two parts. तो इसमें मैचिंग असिस्टेंस एंड फुल असिस्टेंस कहते हैं। मैचिंग असिस्टेंस दिया जाता है जब जो है थोड़ा मतलब स्टेट जो हो तो थोड़ा रिच हो, 50% तक अपना मैनेज कर सके। फुल असिस्टेंस दिया जाता है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को। तो देखो, द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन सपोर्ट्स पब्लिक लाइब्रेरीज थ्रू schemes divided into matching assistance and full assistance. Matching assistance involves cost sharing, whereas the RRRLF and state government jointly fund initiatives like book purchases or infrastructure. Full assistance schemes provide complete funding, typically for underserved areas or special projects. For example, matching assistance might
फंड 60 to 40 फॉर डेवलप्ड स्टेट्स वाइल फुल असिस्टेंस सपोर्ट्स रूरल लाइब्रेरीज इंटायरली। तो वही है, समझ गए। विच ऑफ दीज इज़ द पब्लिकेशन ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो ये जो है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी, ग्रंथना। ये वैसे ग्रंथना जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है RRRLF का पब्लिकेशन। देखो, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन पब्लिशेज several resources to support library development including directories of public libraries in India, Tagore bibliography and Granthana. The directories provide comprehensive list of public libraries। समझ गए, डायरेक्टरी जो पब्लिश करता है उसमें क्या होता है, तो कंप्रिहेंसिव लिस्ट जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं उसका लिस्ट रहता है। एडिंग कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। टैगोर बिब्लियोग्राफी जो है ये बिब्लियोग्राफी है, समझ रहे हो। कैटलॉग बनाता है। वर्क्स रिलेटेड टू द रवींद्रनाथ टैगोर प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ग्रंथना जो है जर्नल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रंथना जो जर्नल है कौन पब्लिश करता है। अ जर्नल कवर्स लाइब्रेरी साइंस टॉपिक्स promoting professional development. For example, these publications support librarians and researchers by providing valuable data and insights. The RRRLF publishing efforts reflect its commitment to enhancing library services and preserve India's intellectual legacy. समझ गए। अब देखो, the correct ratio of assistance for public libraries provided by द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू द डेवलप्ड स्टेट्स। डेवलप्ड में 60:40 होता है, और जो अंडर डेवलप्ड हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए तो उनके लिए जो है 90:10 भी होता है। तो ये देखो, द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू पब्लिक लाइब्रेरीज इन डेवलप्ड स्टेट्स इन द रेशियो 60:4 वेयर RRRLF contributes 60% and the state government contributes 40%. The matching assistance model ensures shared responsibility, encouraging states to invest in library development while leveraging central funding. समझ गए। For example, the ratio supports initiatives like the book purchase or infrastructure upgrades, enhancing library services. The 60:40 split reflects a balanced approach, ensuring sustainable funding for libraries in developed states while allowing RRRLF to allocate more resources to underdeveloped regions, promoting equitable access to knowledge। समझ गया। अब देखो, द करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडिंग बाय राजा राम मोहन राय फाउंडेशन टू डेवलपिंग स्टेट्स, तो ये 90:10 जैसा मैंने बताया। तो प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू पब्लिक लाइब्रेरी इन डेवलपिंग स्टेट्स इन द रेशियो 90:10 वेर RRRLF जो है फंड करता है 90%, स्टेट कंट्रीब्यूट करता है 10%। तो वही है, समझ गए। अब देखो, द करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया 90:10, समझ गए। अब देखो, विच मतलब फाउंडेशन रन बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ये मैंने पहले भी बताया है। चलो, तो वही है, इसका इस्टेब्लिश्ड ईयर याद कर लो 1972 है ना। ये जो है आपका 22 मई को हुआ था इस्टेब्लिश, ये भी याद कर सकते हो। UGC वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था UGC। UGC क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ग्रांट देता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो UGC वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1956 अंडर द UGC एक्ट। UGC एक्ट का भी UGC एक्ट ही नाम था। टास्क विथ कोऑर्डिनेटिंग, डिटर्मिनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, समझ गए। तो UGC प्लेज अ क्रूशियल रोल in funding and supporting academic libraries in universities and colleges, ensuring access to resources for students and researchers. For example, it supports initiative like InflibNet. InflibNet जो है किसके अंदर आता है, तो UGC के अंदर आता है। to enhance library networking and digital access, तो ये लाइब्रेरी नेटवर्किंग जो है उसमें हेल्प करता है और डिजिटल एक्सेस में। The establishment of the UGC marked a significant steps in standardizing
and promoting higher education in India, with libraries as a key component of academic institutions facilitating research, teaching and learning across the country। समझ गए। अब देखो विच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय यूजीसी, तो इनफ्लिबनेट जैसे बताया, इनफ्लिबनेट तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इनफ्लिबनेट, तो ये बनाया गया था क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग जो है एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में किया जा सके, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया, खासकर इंटरनेट का। देखो द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिबनेट डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी इज अ नेटवर्क कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज इन इंडिया टू फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज। समझ गए। इस्टेब्लिश्ड इन 1991 में इनफ्लिबनेट इस्टेब्लिश हुआ था, ये याद कर लो 1991। ये ऐसे भी याद कर सकते हो जब सोवियत यूनियन टूटा था। अब पढ़े होगे बचपन में जब एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय का यूजीसी है। मैं कंटेम्प्रेरी भी बताते जाता हूँ कि आपको याद रह सके, है ना। सर्विसेज लाइक एक्सेस टू ई जर्नल्स, इंस्टीट्यूशन, रिपोजिटरीज एंड द शोध गंगा प्लेटफॉर्म फॉर दिस। शोध गंगा भी जो है इसी के अंदर आता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल इट इनेबल्स लाइब्रेरी टू शेयर कैटलॉग्स एंड डेटाबेसेस प्लेटफॉर्म फॉर थीसिस, इन्हांसिंग रिसर्च कैपेबिलिटीज। अनलाइक डेलनेट, डेलनेट जो है तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, समझ गए। ये कनेक्ट करता है और भी सॉफ्टवेयर्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इनफ्लिबनेट जो है फोकसेज स्पेसिफिकली ऑन एकेडमिक लाइब्रेरीज अलाइनिंग विद द यूजीसीज मिशन टू एडवांस हायर एजुकेशन थ्रू इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव सर्विसेज। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 192, विच लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इनफ्लिबनेट यूजीसी, तो ये सोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को एलएमएस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, समझ गए। तो सोल जो सॉफ्टवेयर है वो इनफ्लिबनेट को द्वारा बनाया गया। देखो सोल जो है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना आप, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, सिंपल है। डेवलप्ड बाय इनफ्लिबनेट किसके अंदर आता है, तो यूजीसी के अंदर आता है। इनफ्लिबनेट कब ये स्टार्ट किया गया, तो 1991 में। इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एलएमएस जिसको कहते हैं, डिजाइन फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। इट ऑटोमेट्स फंक्शंस लाइक कैटलॉग, तो ये क्या क्या करता है, तो ऑटोमेट कर देता है। ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं ये सबको। लाइक कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन एंड एक्विजिशन। कैटलॉगिंग क्या हुआ, जो कैटलॉग कार्ड्स पहले बनता था, जैसे अब मार्क 21 में आपने जब बनाया होगा वो हो गया। सर्कुलेशन तो पता ही होगा कि एक बुक लिया जा रहा है, फिर उसको डिपॉजिट किया जाएगा, फ़ाइन हुआ तो फ़ाइन, ये सब पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम। एक्विजिशन क्या हो गया कि आप बुक खरीदते हैं तो वो एक्विजिशन हो गया, तो एक्विजिशन नंबर वगैरह इसमें चला सकते हो। इन्हांसिंग एफिशिएंसी इन लाइब्रेरी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल सोल सपोर्ट्स ओपैक, ओपैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो ऑनलाइन कैटलॉग्स डाल दिया जाता है कि आप लाइब्रेरी में न जाके भी ऑनलाइन भी जो है आप कैटलॉग्स देख सकते हैं कि कौन कौन बुक्स अवेलेबल है, तो ये ओपैक्स को भी सपोर्ट करता है। इनेबलिंग यूजर्स टू सर्च कलेक्शंस इजीली। अब ये देखो सोल सॉफ्टवेयर कब लॉन्च हुआ, तो 1999 में, समझ गए। ये कब हुआ था, मतलब इनफ्लिबनेट कब बनाया गया था, तो 1991 में, समझ गए। Launched in 1999 with versions like Soul 2.0 or 3.0, it is tailored to the needs of Indian academic institutions, ensuring cost-effective automation. Unlike Koha जो है ओपन सोर्स है, तो लेकिन इसका सपोर्ट मिलने में मुश्किल होता है। और ई ग्रंथालय, ई ग्रंथालय कौन डेवलप किया है, तो NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, पता होगा ना, ये ई ग्रंथालय ये NIC के द्वारा किया गया। और सोल जो है सो किसके द्वारा, तो इनफ्लिबनेट के द्वारा, इनफ्लिबनेट के द्वारा और ये यूजीसी के अंदर आता है, समझ गए। सोल इज स्पेसिफिकली क्राफ्टेड टू सपोर्ट यूजीसी मिशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग एकेडमिक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, समझ गए। अब देखो
फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉनपॉलिस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या कॉनपॉलिस का फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है जैसे कमिटी से शुरू होता है, सी से आप समझ सकते हो, तो वही है। तो कमिटी ऑन, ओ से ऑन हो गया, नेशनल पॉलिसी, कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। LIS से तो हमेशा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, तो P से पॉलिसी हो गया, O से ऑन हो गया, समझ गए आप। देखो, तो अंडर द DP चट्टोपाध्याय जो थे, यहाँ चट्टोपाध्याय होगा, चट्टोपाध्याय, समझ गया। अच्छा है, नीचे लिखा हो चट्टोपाध्याय इन, तो ये 1985-1986 में कॉनपॉलिस जो है सो आपका कमिटी इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे देखो, कमिटी ऑन अच्छा है तो दिया हुआ, द कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉनपॉलिस, कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये याद कर लो, पूछा जाता है बहुत बार फुल फॉर्म। और ये कब हुआ था? तो 1985-1986, जो राजीव गांधी के समय आप याद कर सकते हो। फॉर्मड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय, दिस कमिटी was established by the government of India to formulate a comprehensive policy for library and information services addressing the needs of public, academic and special libraries। समझ गए? For example, it recommended modernizing libraries with technology and improving access to information। The कॉनपॉलिस रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ था? तो ये कॉनपॉलिस रिपोर्ट जो है आपका 1986 में पब्लिश हुआ था, तो इसीलिए 1985-1986 कहते हैं। कमिटी बना 1985 में, पब्लिश हुआ 1986 में। लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इनिशिएटिव्स लाइक इनफ्लिपनेट, इनफ्लिपनेट कब बना इसी के कारण? तो 1991 में, समझ गया, सारा कनेक्टेड है। फिर इनफ्लिपनेट जो सॉफ्टवेयर बनाया सोल, ये कब बनाया? तो 1999 में, समझ गए। तो ये 1985-1986 में आया था, जो टेक्नोलॉजी बोला कि टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांस होने चाहिए लाइब्रेरीज, तब जो है UGC के अंदर इनफ्लिपनेट बनाया गया, हाँ है ना, इनफ्लिपनेट, और 1991 में, और वो सोल सॉफ्टवेयर बनाया 1999 में। और सोल क्या है? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। एंड एम्फसाइज लाइब्रेरी रोल इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, शेपिंग इंडिया लाइब्रेरी पॉलिसीज अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल प्रायोरिटीज। अब देखो IAS LIC ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, तो ये क्या है? IAS LIC ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज, एंड IC से क्या होगा? तो इंफॉर्मेशन सेंटर्स, समझ गए। तो IAS LIC, तो विच ऑफ दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ IAS LIC? IAS LIC का मैंने फुल फॉर्म बताया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो देखो, तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, समझ गया, ये है आपका। अब देखो एक्सप्लेनेशन, द इंडियन एसोसिएशन, अच्छा दिया हुआ है, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स पब्लिशेज द इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, समझ गए, ILSA, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, समझ गए। An annual publication that compiles abstracts of library and information science literature in India, समझ गए। तो जितने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे जो जितने भी पब्लिश हो रहे हैं उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे समरी, तो वो एक जगह कंपाइल किया हो गया होगा। साइंस लिटरेचर इन इंडिया, इट सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर रिसर्चर्स एंड लाइब्रेरियंस प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू करंट ट्रेंड्स एंड रिसर्च। फॉर एग्जांपल ILSA इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो हुआ कवर्स टॉपिक्स लाइक लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी सपोर्टिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वाइल IAS LIC also publishes other materials such as newsletters. The IAS LIC bulletin is its quarterly journal, समझ गए।
तो ये क्वार्टरली पब्लिश होता है, समझ गया। देखो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो हुआ ये एनुअल पब्लिकेशन है, एनुअल जो है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। और ये जो है न्यूज़ लेटर हुआ IASLIC इंडियन आई का जो बुलेटिन है IASLIC इंडियन एसोसिएशन फॉर वही स्पेशल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर का बुलेटिन जो पब्लिश होगा ये आपका क्वार्टरली होगा पब्लिश, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट जो है सो ईयरली पब्लिश होगा, एनुअली। एब्स्ट्रैक्ट जो है ये आपका एनुअली पब्लिश होगा और ये जो बुलेटिन जो है ये क्वार्टरली पब्लिश होगा। और ये दोनों किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, तो IASLIC इंडियन एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर, समझ गया। देखो विच इज़ द पब्लिकेशन ऑफ ALA। ALA क्या है, तो ये है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड्स एंड नोटेबल सील, ALA ईयरबुक, ऑल होता है, सब है इसमें। तो कंटिन्यू करते हैं। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो हो गया पब्लिशेज सेवरल resources including the American Libraries magazine, ALA awards and notable seals and the ALA yearbook. The American Libraries magazine provides updates on library trends and practices, while ALA award and notable seals reorganize outstanding books and media such as the Newbery and Caldet medals. The ALA yearbook documents significant events and developments in library membership, समझ गए। देखो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है तो ऑब्वियसली जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी में आएंगे तो उसी में पब्लिश होता होगा, उसके बाद वो स्प्रेड करता है दूसरे जगह, क्योंकि अभी इतना किसी और देश के पास पैसा नहीं है और नीयत भी नहीं है कि इतना स्पेंड कर सके दूसरे चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल दिस पब्लिकेशन सपोर्ट लाइब्रेरियंस बाय ऑफरिंग प्रोफेशनल इंसाइट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग एक्सेलेंस टुगेदर दे रिफ्लेक्ट ALA's रोल इन एडवांसिंग लाइब्रेरी सर्विसेज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स एंड advocacy for libraries in the United States and beyond, समझ गया। क्वेश्चन 196 when the LA UK was established। LA क्या है, UK लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है यूनाइटेड किंगडम वहाँ का, तो ये 1877 में इस्टेब्लिश हुआ था, समझ गया। अब देखो ये भी एक याद कर लो कि ये एक कीलिप ऑर्गेनाइजेशन है, कीलिप करके जो है, मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, समझ गए। इसमें जो है मर्ज कर गया है, LA जो है ये मर्ज कर गया कीलिप में, ये जो है 2002 के आसपास में। देखो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। LA जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है UK का, ये 1876 में इस्टेब्लिश हो गया था, समझ गए। कैसे याद कर सकते हो, 1877 जो है देखो 1856 1857 की जो लड़ाई हुई थी वो तो सबको याद होगा, 1857 उससे जो है सो 20 ईयर्स बाद। देखो द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1877 मार्किंग अ significant milestone in professionalizing librarianship in the UK. The LA Library Association aim to promote library development, professional standards and education for libraries. For example, it organize conferences and publish resources to support library practices, समझ गए। The Library Association later merged with the दिया तो है Institute of Information Scientist in 2002। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट समझ गए ना, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो है एक टाइम पर लाइब्रेरी एसोसिएशन में ही मर्ज कर दिया गया, तो टू फॉर्म कीलिप बना दिया गया। अच्छा ये आप थोड़ा इसमें ध्यान दे देना कि मर्ज जो है सो कीलिप में कर दिया गया, तो कीलिप अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो मर्ज करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही कीलिप कर दिया गया। तो पहले वो जो जिसमें मर्ज किया गया LA को लाइब्रेरी एसोसिएशन जो था 1977 का, इसको मर्ज किया गया किस में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन
साइंटिस्ट। तो ये कब मर्ज किया गया? 2002 में। तो ये बना किलिप। किलिप जो मैंने बताया, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। समझ गए? अब देखो, इन 2002 विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय मर्जिंग ISS इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट एंड LA UK। तो ये किलिप मैंने बताया, किलिप। समझ गए? अब देखो, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया था वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी उसमें से एक था यूनेस्को। यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, फिर आपका WHO हो गया, फिर बहुत सारा है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब तो वैसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर बना था, लेकिन ये सारे जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था वर्ल्ड का, उसमें का बना हुआ है। तो यूनेस्को जो है तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1946 में बना था। चलो ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बता ही देता हूँ। ये यूनेस्को क्या करता था कि लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो था, ये लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिश किया गया था, पब्लिश करता था। तो फर्स्ट जो पब्लिश किया था ये वो आपका 1949 में पब्लिश किया था, जिसको फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई अमेंड करके फिर जैसे 1972 में अमेंड किया गया था, फिर 1994 में अमेंड किया गया, उसके बाद अब जो है सो एक 2022 के आसपास भी अमेंड किया गया। देख लो अब क्या क्या है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन was established in 1946 as an intergovernmental agency under the United Nations to promote international cooperation in education, science, culture and communication. समझ गए? UNESCO has significantly influenced library development through initiatives like the Public Library Manifesto 1949, revised 1972 and 1994. For example, it supports programs for library access and literacy worldwide, fostering cultural preservation and education. समझ गए? Its establishment post World War II reflected a global commitment to rebuilding society through knowledge, with libraries as a key institutions for disseminating information. समझ गए ये? चलो. In 1976, a new department was formed which combined two departments of UNESCO, information departments and documentation department. तो देखो, PGI जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। PGI जो है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को ही PGI भी कहते हैं। तो ये दो डिपार्टमेंट्स को मिला के 1976 में बनाया गया था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम बना था तो ये 1976 में। तो देखो 1976 में जैसे हाँ देखो, जैसे 1972 में जो है पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह का ये हुआ चेंज, तो वैसे ही जो है धीरे धीरे जो है चेंज कर के देखो, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, वैसे वैसे जो है ये सब भी आपका एक साथ मर्जिंग किया जाने लगा। देखो, तो in 1976 UNESCO formed the General Information Program PGI by combining its information departments and documentation department. The PGI aimed to enhance global access to information through libraries, archives and information systems, supporting जो है यूनेस्कोज मिशंस फॉर और promoting education and culture. For example, it facilitated initiatives like यूनिसिस्ट जो है इसी का इनिशिएटिव है, एंड सपोर्टेड लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाई इंटीग्रेटिंग डिजिटल डिपार्टमेंट। ये आप याद कर लें। देखो, जहाँ तक ज़्यादातर UN लगा रहता है ना, वो यूनेस्को से रिलेटेड है। अब देखो, बाई इंटीग्रेटिंग दिस डिपार्टमेंट यूनेस्को स्ट्रीमलाइंड इट्स एफर्ट टू एडवांस इंफॉर्मेशन एक्सेस, स्टैंडर्डाइजेशन and technology adoption in libraries worldwide, ensuring that information services align with global educational and cultural goals, particularly in underserved regions. तो समझ गए? PGI याद कर लेना, ये है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। देखो,
ये सुनने में लगता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम GIP होना चाहिए, लेकिन ये PGI है, ये याद रखना। अब देखो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हेन यूनिसिस्ट वाज लॉन्च बाय यूनेस्को आल्सो नोन एज वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम यूनिसिस्ट। तो ये याद कर लेना आप। देखो एक एक क्वेश्चन में जो है ना बहुत से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब क्वेश्चन। तो ये 1971 में, और PGI कब हुआ था, तो ये 1976 में, समझ गया। अब देखो 1971 में लॉन्च किया था कौन, तो यूनेस्को। यूनिसिस्ट क्या इसका मीनिंग हुआ, वर्ल्ड साइंटिफिक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो तो यूनिसिस्ट द वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो यूनिसिस्ट का। was launched by UNESCO in 1971 to promote international cooperation in scientific and technical information systems. It aimed to enhance access to scientific knowledge through standardized information exchange. Standardized information exchange मतलब समझ रहे हो कि जैसे देखो ये सब जैसे बना था TCP IP हो गया, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, तो ये सब जो है प्रोटोकॉल्स जो है जब इंटरनेट धीरे धीरे आने लगा तो वो सारा जब तक आपका प्रोटोकॉल्स हो गया, सारा अगर सिस्टम्स हो गया, एक दूसरे से अगर मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने लायक नहीं होगा, सेम स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो आप ऐसा होगा ही नहीं कि आप जो है मतलब USA का कुछ यहाँ पढ़ सके, यहाँ का USA में पढ़ सके, या वर्ल्ड वाइड जो है इंफॉर्मेशन जो है ईजिली फ्लो हो सके, समझ गए। तो ये आपका जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है एक तरह से स्ट्रीमलाइन स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसे बनाया गया, एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग के लिए भी। फॉर एग्जांपल यूनिसिस्ट सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, समझ गए। दिस इनिशिएटिव रिफ्लेक्टेड यूनेस्कोज कमिटमेंट टू एडवांसिंग ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिकेशन, ensuring that researchers and libraries worldwide could access and share critical information, समझ गए। The 1971 launch marked a significant step in modernizing information systems, aligning with the evolving role of libraries in digital era। तो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर 5 जो है सो ख़त्म होता है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी फैमिली, लाइब्रेरीज का ज़्यादा चैनल है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग जो है जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, अगर हमारे चैनल पे आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकें। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।